हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 जो कि है एनिमल किंगडम। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यस मैम, चैप्टर 2 हमने नॉर्मल पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 किंगडम की डिटेल स्टडी करी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। चैप्टर नंबर 3 जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा प्लांट किंगडम, जिसमें हमने पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करी अबाउट प्लांट्स। एंड अब जो चैप्टर नंबर 4 है वो कौन सा है, एनिमल किंगडम, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ ऑल द एनिमल्स, और आई शुड से एनिमल किंगडम, मतलब ईच ऑफ द एनिमल विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी करे और देखते हैं कि सबसे पहली बात एनिमल होता क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। तो ये एनिमल की खासियत क्या है, क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं सेल्यूलर लेवल पे जाके पूछूं तो कैसा होगा एनिमल। एनिमल इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना होता है एक एनिमल। ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, मल्टी सेल्यूलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी गुड, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर सेल को पता है कि उसे क्या काम करना है। हर सेल का जो ग्रुप है टिश्यू, उसको एक काम असाइन है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे और तुम ये काम करोगे। जैसे कोई नॉर्मल कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पे साइन कर देते ना कि तुम स्लाइड्स बनाओगे, तुम ये काम करोगे, तुम पढ़ाओगे, तुम्हारा ये काम है, तुम चाय पिलाओगे, अलग अलग काम सबको दे दिए गए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर। हेटेरोट्रॉपिक, अब हेटेरोट्रॉपिक से क्या समझते हैं, आपने पढ़ा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। वो सन से उसकी लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड दे फोटोसिंथेसाइज। तो ऐसे कौन कौन होते हैं, ऐसे होते हैं प्लांट्स, और कौन होते हैं ऐसे, सम मोनेरा, सम प्रोटिस्टा। Fungi and animals are totally heterotrophic, मतलब कि they cannot synthesize their own food, they depends on another, और किस पे, they depends on autotrophs for their nutrients need। ठीक है, फिर विदाउट सेल वॉल, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल उसमें नहीं होती है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक एनिमल सेल का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं उसको ऐसे सर्कुलर ड्रॉ करूंगी। उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्लांट सेल्स की तरह क्या प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि एनिमल क्या होता है, और हमने क्या क्या सीख लिया, इट इज अ मल्टी सेल्यूलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इज द स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट्स, तभी वो क्या कर पाते हैं, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल क्या है, इट इज अ किंगडम। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद आते हैं फाइलम। तो मतलब कि आज हम देखने वाले हैं कि अगर एनिमल किंगडम है, सपोज मैं आपको ये बोल रही हूँ ये है एनिमल किंगडम, इसको कितने भी फर्दर ऐसे कितने भी डिविजन्स में डिवाइड करा होगा, तो इस एनिमल किंगडम को फर्दर इतने सारे डिविजन्स में डिवाइड करने के लिए क्या लिया होगा, बेसिस क्या होंगे, बेसिस। आपको किसी भी चीज़ का अगर डिवीजन करना होता है तो आपके पास कुछ बेस होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 1000 लोगों का झुंड, 1000 लोग छोड़ो, स्टूडेंट्स का झुंड आपको दे दिया मैंने, 1000 बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं। अब मैंने बोला इनको प्रॉपर क्लासीफाई करो, 1000 में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है, मैं कैसे इनको स्टडी करूँ। तो आप सोचोगे कि मैम क्या करें, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सब पढ़ते ही होंगे, स्टूडेंट्स लग रहे हैं 16-17 साल के, तो किसी ना किसी क्लास में होंगे। तो सबसे पहले इनको क्लास के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं। माइक लेंगे और अनाउंसमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं वो यहाँ आ जाएं, जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं वो यहाँ आ जाएं, जो भी क्लास 11th के हैं वो यहाँ आ जाएं, जो 10th के हैं वो यहाँ आ जाएं। तो इससे क्या होगा, बच्चे सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग होना, अपने अपनी कैटेगरी में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए आपको क्या जरूरी होता है, बेसिस होना, किस बेसिस पे आप वो क्लासिफिकेशन कर रहे हो।
तो सिमिलरली एनिमल किंगडम को भी अब फर्दर फाइलम में अगर डिवाइड करना है तो हमारे पास कुछ क्या होने चाहिए थे, बेसिस होना चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बेसिस, और यही है आज का टॉपिक। तो ये है वो कुछ बेसिस जिनके ऊपर या जिनके अकॉर्डिंग आप पूरे एनिमल किंगडम को 11 डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करते हैं। कितने फाइलम? 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है किसको? एनिमल किंगडम को। और हम एक एक करके सारे फाइलम्स को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या देख रहे हैं कि बेसिस क्या है। तो फर्स्ट बेस जो होता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बॉडी है किसी भी एनिमल की वो क्या है, whether it is single cell, whether it is group of tissue, or whether it is just group of tissue which is known as organ or organ system level। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी अभी कितनी डेवलप है, किस स्टेज पे है डेवलपमेंट की, दैट इज नोन एज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बेसिस क्या होता है? बॉडी सिमेट्री। तो सिमेट्री वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में क्लास 8 या 7th 8th तक। क्या होता था सिमेट्री? उसमें एक ऐसा फिगर हमको ड्रॉ करके देते थे स्क्वायर, और बताइए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी। तो आप ऐसे करके यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते थे, और आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते थे, और आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते थे, और ऐसे ड्रॉ कर देते थे, और फिर आप बोलते थे अरे इसमें से तो बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो मतलब सिमेट्री एक वो स्पेस होती है कि 1 और 2 अगर आप उसको किसी एक प्लेन से कट कर देंगे तो जो 2 पोर्शन बनेंगे वेदर दे विल बी आइडेंटिकल और नॉट। अगर आपने उसको एक प्लेन में से काट दिया तो वो 2 जो पोर्शन बनेंगे वो सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, दैट इज नोन एज बॉडी सिमेट्री। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है। थर्ड बेस क्या होता है? थर्ड बेस होता है जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अब जब हम क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम वहाँ क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि जर्म लेयर्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जिससे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो वो जर्म लेयर्स जो होती हैं, आपको ध्यान रखना है कि जर्म लेयर्स ऐसी बॉडी की लेयर होती हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती हैं, जिनसे हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो वो जर्म लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। फोर्थ क्या होता है? सीलोम। अब आप बोलोगे मैम सीलोम क्या होता है? तो सीलोम इज बेसिकली कैविटी, खाली जगह। कोई भी खाली जगह है तो आप उसको सीलोम बोल सकते हैं। तो सीलोम इज नथिंग बट बॉडी कैविटी। ठीक है। फिफ्थ होता है मेटामेरिज्म। फिफ्थ क्या होता है? मेटामेरिज्म, दैट इज सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको? अर्थवॉर्म। देखा है कभी अर्थवॉर्म? ध्यान से आज गूगल करिएगा अर्थवॉर्म, लार्जेस्ट अर्थवॉर्म। तो आप जब लार्जेस्ट अर्थवॉर्म की पिक्चर अकेले देखोगे ना गूगल पे, तो आपको दिखेगा उसकी बॉडी पे रिंग्स होती हैं, उसकी बॉडी पे डिविजन्स होते हैं। तो जब बॉडी पे अगर बॉडी डिविजन्स के फॉर्म में, सेगमेंट्स के फॉर्म में है छोटे छोटे, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन। ठीक है। लास्ट होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लास्ट क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो दीज आर द 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे क्या किया है? एनिमल किंगडम को 11 डिफरेंट फाइलम में हमने क्लासिफाई किया है। आगे बात समझ, तो आपको बेसिस लर्न होना चाहिए। अभी हम एक एक करके और डिटेल में इसको देखने वाले हैं। बाकी अभी आप एक जनरल हाईलाइट में इसको लर्न रख सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर, सीलोम, बॉडी कैविटी, मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 मेजर फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो मैंने आपको क्या बोला था? किंगडम जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको हमने 11 डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले आता है पॉरीफेरा। आपको जिस ऑर्डर में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, आप इसको इसी ऑर्डर में लर्न कीजिएगा। इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होने वाले हैं। पहली चीज तो एग्जाम्पल्स लर्न करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और दूसरी चीज आपको ऑर्डर लर्न रहेगा कि कौन किससे ज़्यादा इवॉल्व है। जैसे जो सबसे लेस इवॉल्व है, सबसे लेस डेवलप्ड फाइलम है, वो होता है पॉरीफेरा। कौन आता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद आता है नाइडेरिया। क्या बोलते हैं इसको? नाइडेरिया। इसका दूसरा नाम होता है सीलोनट्रेटा। क्या नाम होता है? सीलोनट्रेटा। मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेलिंग लिख देती हूँ, सीलोनट्रेटा। सीलोनट्रेटा। ठीक है। उसके बाद में टीनोफोरा। कौन होता है? टीनोफोरा। देन फोर्थ होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। फिफ्थ होता है एस्केहेल्मिन्थ्स। सिक्स होता है एनेलिडा। तो ये तो हो गए पहले 6, पॉरीफेरा, नाइडेरिया या फिर सीलोनट्रेटा, देन टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा। अब इस साइड आइए और देखिए 7th कौन होता है? आर्थ्रोपोडा,
8th होता है मॉलस्का, 9th होता है इकाइनोडर्मेटा, 10th होता है हेमिकॉर्डेटा एंड 11th होता है कॉर्डेटा। आ गई आपको बात समझ में? तो दीज 11 आर डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, तो आपको ये 11 इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए 1 to 11। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्कीहेल्मिन्थ्स, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन फाइनली कॉर्डेटा। तो दीज आर द 11 फाइलम। आगे अब हम देखते हैं एक एक करके कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा उसके हेल्प से करके किस तरीके से ये डिफरेंट फाइलम डिवाइड करे गए, ये डिफरेंट फाइलम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, ये जो अभी हमने बेसिक्स देखे। तो हमने पहला क्या देखा था? पहला हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखा था पहला हमने? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको क्या समझाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? कि जब कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी अभी कितनी डेवलप्ड हुई है। अभी वो सिर्फ सेल है कि वो ग्रुप ऑफ सेल बन गई है जिसे हम टिश्यू बोलेंगे, या वो ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गई है जिसे हम ऑर्गन बोलेंगे, या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन बन गई है जिसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, और या फिर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन चुका है जिसे हम के एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है? बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 लेवल्स। सेल का लेवल क्या है अभी बॉडी में? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके बेसिस पे 4 लेवल्स क्रिएट किए गए। और क्या है वो 4 लेवल्स? चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अभी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई भी जस्ट आपको ग्रुप ऑफ सेल देखने को मिला ही नहीं है। सिंपल बहुत सारी सेल्स हैं। जैसे सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं ऐसे करके जो कॉम्पैक्टली ऐसे अरेंज हो गई हैं और उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना लिया है। आगे आपको बात समझ में? तो यहाँ पे आप इसको लिस्ट लेवल को क्या बोलोगे? दिस इज जस्ट सेल्यूलर लेवल। अब यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, लेस देन मोर देन सेल, अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे सेल्स का ग्रुप है। तो ये कौन सा लेवल हो गया बॉडी का? ये हो गया सेल्यूलर लेवल, की बॉडी अभी से सेल वाली स्टेज पे है। और ऐसा कौन होता है? ऐसा होता है पॉरीफेरा। कौन होता है ऐसा? पॉरीफेरा। जो फर्स्ट वाला फाइलम है ना, वो होता है सेल्यूलर लेवल। सेकेंड आता है टिश्यू लेवल। अब टिश्यू कैसे मिलकर बनता है? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। आपको पता हो तो सेल्स जो होती हैं वो कंबाइन हो जाती हैं अगर बहुत सारी, तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं टिश्यू। तो अब हमें देखा कि ठीक है, अब बात सेल से थोड़ी ऊपर बढ़ गई है और बहुत सारी सेल्स आके अरेंज हो गई हैं और उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने बना लिया है टिश्यू। क्या बना लिया उन्होंने? टिश्यू। तो हम इसे क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब क्या हो रहा है? टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यू ने कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन। तो अब क्या बोलोगे आप उसे? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और सिमिलरली बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जिसमें अगर ऑर्गन सिस्टम है तो दैट विल बी नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 कौन सा होता है? सेल्यूलर लेवल। ठीक है, नंबर 1 कौन सा होता है? सेल्यूलर लेवल। नंबर 2 कौन सा होता है? टिश्यू लेवल। थर्ड कौन सा होता है? ऑर्गन लेवल। एंड फोर्थ कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, टिश्यू सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम को मिला के यहाँ पे क्या बन जाता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे आपको बात समझ? तो ये 4 थे क्या? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है देयर आर 4 लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। सिर्फ सेल प्रेजेंट है, वो भी ऐसे लूजली बस अरेंज है ना, मतलब थोड़ा सा उन्होंने हल्का फुल्का एक कुछ दिखा दिया है बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में वो कुछ है ही नहीं, है ना। और किस में मिलता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉरीफेरा में। किस में मिलता है हमको? पॉरीफेरा में। तो आप याद रख लीजिए, पॉरीफेरा सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पुराना है, सबसे इनिशियल है, तो इसीलिए उसमें क्या मिलता है? उसमें सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सेकेंड और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल में क्या होता है? सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब सेल ना रह गई, क्या हो गई? वो ग्रुप में अरेंज हो गई है, बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं, तो उन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज। अब टिश्यू बन गया है।
और ये किस में होता है, ये होता है हमारा नाइडेरिया में एंड टीनोफोरा में। किस में होता है, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। तो आपको याद रखना है नाइडेरिया एंड टीनोफोर्स में हमको मिलता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल किस में मिलता है, पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में। और होता क्या है वो आपने देख लिया होगा। अब आओ तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टिश्यूज आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन। सिंपल सी बात हो गई, जो टिश्यूज हैं अब वो किस में अरेंज हो गए, अब वो ऑर्गन्स में अरेंज हो गए हैं, ऑर्गन्स में अरेंज हो गए हैं। एग्जाम्पल हायर एनिमल्स। अब हायर एनिमल्स की बात होगी तो कहाँ से कहाँ तक की बात होगी, प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट। वैसे अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ होता है पर्टिकुलरली प्लैटीहेल्मिन्थ्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स की होती है, ओनली प्लैटीहेल्मिन्थ्स। पर्टिकुलर अगर हम होके देखें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, आप लर्न रख लीजिए, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपको देखने को मिलता है। ओके और फिर लास्ट में आइए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलके बना लिया ऑर्गन सिस्टम। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल हायर एनिमल्स। तो हायर एनिमल्स में आप लर्न कर लीजिए एस्केहेल्मिन्थ्स टू एस्केहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। पूरा एस्केहेल्मिन्थ्स से लेके लास्ट में जो कॉर्डेटा आता है ना उस तक क्या मिलेगा हमें, उसमें हमको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया, आपको एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो हमको सबसे पहली बात रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सेल्यूलर लेवल किस में मिलता है हमको, पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल हमें किस में मिलता है, सीलोनट्रेटा एंड नाइडेरिया बोल लीजिए, सीलोनट्रेटा एंड टीनोफोरा में। उसके बाद में हम देखेंगे ऑर्गन लेवल हमें किस में मिलता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में मिलता है, एस्केहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी में अभी क्या स्टेज चल रही है, बॉडी किस स्टेज तक डेवलप हुई है। तो हमने पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल की, किसकी, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर मैं अपनी बात करूं एज ए ह्यूमन, मेरे में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है आप बताओ, आप भी तो ह्यूमन ही हो ना, बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब क्या है, दीज सिस्टम्स आर, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे मैं बोल रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम है। अब किससे मिलकर बने, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो किस किस से मिलकर बना होगा, सबसे पहले माउथ, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे मिलके बना है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जैसे है, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात चल रही है तो ऑर्गन सिस्टम भी कैसे डेवलप हुआ है उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम्स में क्या वेरिएशन हो सकता है, अभी हम वो देख रहे हैं। तो आप दो डायग्राम है आपके सामने, वो देखो। पहला क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हैज वन ओपनिंग। क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं अभी क्या पढ़ा रही हूँ आपको, अभी मैं पढ़ा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम देखा ना हमने, जो किस में होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस किस में होता है बताइए जल्दी से, वो होता है एस्केहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। किस में होता है, एस्केहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। अब उनमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं, गट भी बोल देते हैं, है ना, सॉरी जीआईटी बोल देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। या तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होगा जिसमें ओनली एंड ओनली एक सिंगल ओपनिंग रहेगी। कैसी ओपनिंग रहेगी, सिंगल ओपनिंग। और या तो ऐसा रहेगा जिसमें टू ओपनिंग रहेंगी। अब आप बोलोगे मैम सिंगल ओपनिंग एंड टू ओपनिंग का क्या मतलब है, देखो सिंगल ओपनिंग रहेगी मतलब एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है जो बिहेव कर रही है माउथ की तरह और जो बिहेव कर रही है एनस की तरह। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो उसमें क्या होता है,
एक ओपनिंग होती है माउथ, जिससे खाना इंजेस्ट होता है, हम इंजेस्ट करते हैं, एंड दूसरी ओपनिंग होती है एनस, जिसके थ्रू क्या होता है, डेफिकेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन क्या होता है, जो सिंगल ओपनिंग वाला हो गया एक डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ही क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, और उसके थ्रू ही डेफिकेशन हो रहा है। एक ओके, ये वाली बात आपको क्लियर हुई। और अगर डबल ओपनिंग होगी तो क्या होगा, डबल ओपनिंग्स अगर होंगी तो आप ये वाला डायग्राम देख लो, इसमें एक माउथ है और इस साइड अगर आप देखो तो इस साइड आपको एनस दिखेगा, माउथ आपको दिख गया होगा, इधर देखो तो आप एनस है, देयर आर टू ओपनिंग्स। तो अगर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसमें है, सिंगल ओपनिंग है जो माउथ की तरह बिहेव कर रही है और एनस की तरह बिहेव कर रही है, इस वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर उसमें टू ओपनिंग है, टू ओपनिंग में क्या क्या होगा, माउथ एंड एनस, एक होगा माउथ और एक होगा एनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, माउथ एंड दूसरा होगा उसमें एनस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आ गई आपको बात समझ में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट है मतलब कि दो ओपनिंग प्रेजेंट है, एक होगा हमारा माउथ और एक होगा एनस। और अगर इनकम्प्लीट है तो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि बिहेव करती है एज माउथ एंड एज वेल एज एनस। तो वो पिछला वाला डायग्राम जो था वो एग्जाम्पल था किसका, इनकम्प्लीट का। और ये वाला जो डायग्राम है जिसमें प्रॉपर माउथ और इस साइड पर आपको प्रॉपर एनस दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, आगे आपको बात समझ। तो अभी हमने जो देखा वो देखा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो हम अगला देखेंगे ऑर्गन सिस्टम में, वो हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बताया ना मैंने आपको, हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कंसेप्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था, वो हो सकता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओपनिंग। एक ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट, दो ओपनिंग है तो क्या बोल देते हैं हम लोग उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें क्या चक्कर है, उसमें चक्कर है या तो हो सकता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और या तो हो सकता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नहीं होती। अब आप सोचो, अगर प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं है, मैं इसको हमेशा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज नर्मदा का पानी भोपाल में सप्लाई होता है, किसका सप्लाई होता है, नर्मदा का पानी सप्लाई होता है। अब नर्मदा होशंगाबाद में है, होशंगाबाद से यहाँ भोपाल तक पानी लाने के लिए क्या किया है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पाइपलाइंस डाले गए। कहाँ से कहाँ तक, होशंगाबाद से लेके भोपाल तक जगह जगह पाइपलाइंस 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 बिछाए गए। ठीक है, बिछाए गए, वेल एंड गुड। मतलब कि पानी को आने के लिए एक रास्ता दिया। पाइपलाइंस का मोटिव ही क्या था कि पानी उस रास्ते के थ्रू, ऐसे हर कहीं से नहीं आ जाए, पानी उस स्पेसिफिक रास्ता जो चैनल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं पाइप्स के थ्रू, उनके थ्रू आ जाए। ठीक है, ओके, बढ़िया सा सिस्टम है। अब सोचो पानी लाना था नर्मदा जी से, लेकिन हमने क्या करा, पाइपलाइन ही नहीं बिछाई। हमने कहा अरे आ जाएगा ऐसे ही बह बह के बाढ़ के साथ। अब क्या हुआ, नहीं बिछाई और अचानक से नर्मदा ओवरफ्लो हुई और पूरा बाढ़ का पानी आ गया भोपाल में। तो एक तो ये भी तरीका हो गया, पानी तो आ ही गया ना। एक तरीका था पाइपलाइन के थ्रू आया और दूसरा तरीका था बाढ़ के थ्रू पूरा पानी आ गया। तरीके दो हैं, अब आया भी अल्टीमेटली पानी, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हुआ जो क्लोज्ड पाथवे होता है। कौन सा वाला पाथवे, क्लोज्ड पाथवे। उसमें प्रॉपर क्या होता है, पाइपलाइन था, जिसके कारण जो पानी था वो उनके थ्रू ही फ्लो करके पहुंचा, तो मेस क्रिएट नहीं हुआ और वो थोड़ा हाईली एफिशिएंट सिस्टम हो गया। तो सिमिलरली जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। हार्ट और बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उसके बीच में क्या होता है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ऐसे पूरे नहीं, ऐसे कि पूरी बॉडी में बस बहे जा रहा है बाढ़ की तरह, बाढ़ के पानी की तरह, वैसा नहीं होता। प्रॉपर चैनल्स हैं ब्लड वेसल्स के, उसके थ्रू पानी फ्लो करता है।
आगे आपको बात समझ। और सिंपली यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बाढ़ वाला केस, कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, कुछ चैनल्स ही नहीं है जिसके थ्रू पानी फ्लो करे या फिर ब्लड फ्लो करे, तो इसके लिए यहाँ जो ब्लड है वो ऐसे ही खाली स्पेसेस में, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता रहता है। तो जिन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं साइनसेस, क्या बोलते हैं जिन स्पेसेस को, साइनसेस। तो ब्लड जो होता है पूरी बॉडी कैविटीज जो होती हैं उसमें जाता जाता है और उनको हम साइनसेस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया, कितने में, दो पार्ट टाइप्स में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है ये सारी बातें। अब हम अगला देखते हैं, सिमेट्री। क्या देखेंगे अगला, सिमेट्री। तो अभी हमने जो पढ़ के फिनिश किया वो हमने क्या फिनिश किया, वो हमने करा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ के फिनिश किया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हम अगली हेडिंग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे सिमेट्री। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, सिमेट्री होता क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब बोलोगे ये क्या होता है, एक मेन एक्सिस हो गई, ठीक है, मैं सीधे खड़े होकर समझाती हूँ। एक अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, मैं अपने फोरहेड के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो मेरी नोज और लिप्स के सेंटर से पास होते हुए नेक एंड देन मेरे एब्डोमेन तक, अम्बलाइकस तक जाएगी। और अब क्या होगा, अगर मुझे इस एक्सिस से कट कर जाए तो मेरा राइट वाला हाफ और मेरा लेफ्ट वाला हाफ, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड होगा। आती है आपको बात समझ में? तो ऐसी बॉडी एक्सिस जिसके थ्रू कट करने पे इक्वल पार्ट्स मिले उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक होगी मेन एक्सिस कि जिसके थ्रू कट करा, तो फिर वो क्या होगा, दो हमें इक्वल पार्ट ऑब्जर्व हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अब और क्या होता है, चलिए देख लेते हैं आगे। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। बॉडी दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। बेस्ड ऑन सिमेट्री एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, 4 टाइप। सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, organ level and organ system level. अब similarly symmetry के basis पे organism can be classified into 3 types: asymmetrical animals, radial animals and bilateral symmetrical animals. क्या क्या हो गया, asymmetrical animals, radially symmetrical animals and bilaterally symmetrical animals. So organisms on the basis of symmetry, or I should say animals on the basis of symmetry can be classified into 3 types: asymmetrical, radial symmetrical and bilateral symmetrical. चलिए आगे देखते हैं और स्टडी करते हैं कि होता क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, और हमारा और उसके बाद में एसिमेट्रिकल से हम क्या समझते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात है नो सिमेट्री। मतलब कि बॉडी जो है वो इतनी इरेगुलर शेप की है कि उसमें एक भी कोई ऐसी एक्सिस नहीं है कि जहाँ से कट करने पर हमको दो सिमिलर पार्ट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया ये वाली एक्सिस के थ्रू, क्या ये दोनों साइड सिमिलर होंगे? नो। मैंने उसको यहाँ से कट किया, क्या दोनों साइड सिमिलर होंगे? नो। तो मतलब इस ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक भी बॉडी एक्सिस है ही नहीं जहां से इसको कट करने पे दो इक्वल पार्ट्स मिले। तो हम इन वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकल। क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकल, नो सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? पॉरीफेरा। एग्जाम्पल कौन हो जाता है? पॉरीफेरा। गुड। अब सेकेंड हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। किसकी बात करेंगे? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में अगर आप देखें तो क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, आप इसको ऐसा ना अज्यूम करके इसको एक सर्कल अज्यूम कर लो, एग्जैक्ट सर्कल। क्या अज्यूम कर लो आप इसको? सर्कल। अब आप मुझे बताओ सर्कल में कितनी एक्सिस होती हैं जिसके थ्रू आप सर्कल को कट करो तो दो इक्वल पार्ट मिले? चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एक्सिस, सेकेंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10। मतलब कि हमको ये समझ में आया कि जो सर्कल होता है उसको किसी भी एक्सिस से कट करो तो हमको दो इक्वल पोर्शंस देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एक्सिस हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल एक्सिस हो, कोई सी भी एक्सिस है, चाहे वो डायगोनल हो, हम कोई सी भी एक्सिस से उसे कट करें तो हमें दो इक्वल पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? सिमिलरली इसी को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए कि इनको चाहे कोई सी भी एक्सिस से कट करो, चाहे इसको अभी मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, चाहे मैं इसको अभी यहाँ से इस टाइप से यूं करके कट कर दूं, इसको किसी भी एक्सिस से, चाहे इसको डायगोनली यूं करके कट कर दूं, कहीं से भी काट लो आपको दो इक्वल बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। मतलब इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं।
इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, इनफाइनाइट। यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 0। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कितनी है, 0। यहाँ पे कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना, कोई सी भी एक्सिस से काटो तो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। और अब आ जाओ बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, देयर इज ओनली वन एक्सिस। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, तो हमारे में क्या है कि सिर्फ एक ही एक्सिस है जिससे आप काटोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। ओके अब मैं अपनी बॉडी को यहाँ से एब्डोमेन के सेंटर से कट कर दूं तो क्या मुझे 2 इक्वल पोर्शंस मिलेंगे, नो, नॉट एट ऑल। तो इसीलिए हमारी बॉडी में सिर्फ सिंगल एक्सिस ऐसी होती है जिसके थ्रू काटने पर 2 इक्वल पार्ट्स मिले। तो हमारे में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 1। और इसको क्या बोला जाता है, बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोला जाता है, बायलैटरल सिमेट्री। तो आपने 3 टाइप की सिमेट्री देख ली, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड इसमें 0 या नो सिमेट्री ऑफ एक्सिस, मतलब नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आ गई आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं सिमेट्री के बेसिस पे कुछ और बातें। एसिमेट्री की क्या बात है, हेयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। बॉडी को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। एग्जाम्पल पॉरीफेरा आपको लर्न होना चाहिए, पॉरीफेरा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस और लैबोरल एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक्सिस ले लो आप, ठीक है, सेंटर से, जो सेंटर से पास हो उसके थ्रू अगर आप कर रहे हो तो जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इसका जो मेन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको याद रखना है, नाइडेरियंस, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है टीनोफोर्स, एंड तीसरा आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट, नॉट लार्वा, इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट। तो आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं रेडियल सिमेट्री में, पहले नाइडेरियंस, दूसरा टीनोफोर्स, एंड तीसरे इकाइनोडर्मेटा जिसमें अडल्ट। अब हम लास्ट बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें, हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, 1 प्लेन, एक ही एक्सिस होती है जिसके थ्रू आप काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे। एग्जांपल्स में आपको लर्न रख लेना है, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके पूरे कॉर्डेटा तक, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ से लास्ट तक चले जाओ कॉर्डेटा तक, तो हमें अब मिलने वाली है बायलैटरल सिमेट्री। साथ ही साथ इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा मतलब इकाइनोडर्मेटा का लार्वा। तो आपको इकाइनोडर्मेटा एज एन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसको, उसमें हमको देखने को मिलती है बायलैटरल सिमेट्री, और जिसका अडल्ट होता है उसमें हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। तो आपको सिमेट्री के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन समझ आए होंगे जो कि बहुत ईजी हैं और एग्जाम्पल्स भी काफ़ी ईजिली याद हो जाते हैं। अब हम तीसरा बेसिस देखते हैं जो कि है जर्मिनल लेयर्स। तीसरा बेसिस हम देखते हैं जो कि क्या है, जर्मिनल लेयर्स। These are layers of embryo from which all the body organs are formed. अब हम पढ़ेंगे कि जर्म लेयर्स बनती हैं। जब आप जाइगोट से डेवलप होते हैं ना, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला से ब्लास्ट्यूला बनता है, फिर ब्लास्ट्यूला से गैस्ट्रूला बनता है। तो जब ब्लास्ट्यूला से गैस्ट्रूला बनता है, डिफरेंट स्टेजेस है ना ये, तो क्या होता है, बॉडी की जो वो अपना जाइगोट वाला पार्ट होता है ना, वो डेवलप होता जा रहा है, उसमें सेल्स बढ़ गई हैं, तो सेल्स में 3 लेयर बनती हैं। क्या बनती हैं, सेल्स की 3 ऐसे लेयर क्रिएट होती हैं, आउटर, मिडिल की, एंड देन इनर। तो ये जो 3 लेयर्स होती हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, जर्म लेयर। तो दीज लेयर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म। और जो ये जर्म लेयर्स हैं, इनसे बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप होने वाले हैं, मतलब बॉडी के सारे वेरियस ऑर्गन जो है वो डेवलप होते हैं इन्हीं 3 जर्म लेयर से। आप बोलोगे मैम हार्ट भी, यस, बॉडी ऑर्गन है ना, तो हार्ट यहाँ डेवलप होता है मेसोडर्म से। आगे आपको बात समझ में। तो ये 3 क्या होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं। अब जर्म लेयर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, वो कितने टाइप के हो गए, वो होते हैं हमारे 2 टाइप के जर्म लेयर्स के बेसिस पे। अब आप बोलोगे 2 टाइप के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इसमें ओनली प्रेजेंट है 2 जर्म लेयर्स। कितने लेयर्स प्रेजेंट है इनमें, 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स इसमें प्रेजेंट है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनमें कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, उनमें प्रेजेंट है 3 जर्म लेयर्स।
इसलिए उनको बोल रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें सिर्फ 2 लेयर्स हैं तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डिप्लोप्लास्टिक। तो लेयर्स के बेसिस पे, जर्म लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के हो जाते हैं, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये 2 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो जो 2 जर्म लेयर्स होती हैं उसमें पहली वाली होती है एक्टोडर्म। कौन सी होती है पहले वाली, एक्टोडर्म। और दूसरी वाली जो होती है वो होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और अगर 3 जर्म लेयर्स की बात करें तो 3 में कौन कौन सी होती है, पहली होती है एक्टोडर्म। कौन सी होती है पहले, एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी होती है एक्टोडर्म के बाद, मीजोडर्म। कौन सी होती है, मीजोडर्म, ऐसे ही है। एंड लास्ट में कौन सी होती है, एंडोडर्म। तो आपको यहाँ से याद हो गया कि अगर ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एंड अगर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस इज ऑल अबाउट जर्म लेयर। आगे देखते हैं कुछ और बातें, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। 2 जर्म लेयर्स, सबसे पहले डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 जर्म लेयर्स, आउटर वाली हो जाती है एक्टोडर्म, इनर वाली हो जाती है एंडोडर्म। इन बिटवीन दीज लेयर एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। अब देखो डिप्लोप्लास्टिक में हुआ क्या था, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये हुआ था कि डेवलप तो होना चाहती थी एंडो और एक्सो के बीच में एक लेयर, लेकिन वो अभी नहीं डिफरेंशिएट हो पाई। तो अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है जिसे हम लोग मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। और आपको ध्यान रखना है जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं नाइडेरियन एंड टीनोफोरा। कौन होते हैं, नाइडेरियंस एंड टीनोफोरा। मतलब उनमें सिर्फ 2 लेयर होती है, एक्टो एंड एंडो। बोलोगे मैम पॉरीफेरा कहाँ गया, तो पॉरीफेरा में जर्म लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, उसमें जर्म लेयर का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जर्म लेयर का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि वो सेल्यूलर लेवल था। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो नाइडेरियंस और टीनोफोरा में हमें मिलता है डिप्लोप्लास्टिक। आगे देखते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या देखेंगे, कितनी जर्म लेयर्स हो जाएंगी, 3। आउटर हो जाती है एक्टोडर्म, मिडिल हो जाती है मीजोडर्म एंड इनर हो जाती है एंडोडर्म। ये बात आप समझ गए हैं। एग्जांपल्स में आप क्या याद रख सकते हैं, एग्जांपल्स में प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। अब प्लैटीहेल्मिन्थ से पूरे कॉर्डेटा तक, लास्ट तक, प्लैटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा, ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक। कैसे होते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोप्लास्टिक। डायग्राम्स जो है वो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, डिप्लोप्लास्टिक का। तो ये जो ब्लूइश पर्पल कलर की दिख रही है ये कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म। जो अंदर ग्रेइश कलर की दिख रही है दैट इज एंडोडर्म। जो बीच में रेड कलर का पार्ट है वो अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया है। तो ये हो गए डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो अब आप देखो बाहर पर्पल कौन सी होगी, एक्टोडर्म, बीच में ग्रे वाली कौन सी होगी, एंडोडर्म, और जो रेड कलर की अब की बार अनडिफरेंशिएटेड नहीं है, डिफरेंशिएटेड लेयर है, तो ये कौन सी हो गई, मीजोडर्म। तो ये हमने पढ़ा एवरीथिंग अबाउट जर्म लेयर। अब हम 4th बेसिस पढ़ते हैं जो कि क्या है, सीलोम। जो कि क्या है, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। क्या देख रहे हैं अब हम लोग, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। तो क्या होता है सीलोम या फिर बॉडी कैविटी, खाली जगह। बॉडी में जो खाली जगह है उसको हम बोल देते हैं सीलोम। लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारी खाली जगह, तो क्या हर इसको सीलोम बोलेंगे। सीलोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सपोज ये कोई कैविटी है, खाली जगह है, और इसको पूरा ऐसे करके बॉर्डर किया होना चाहिए, कौन सी वाली सेल्स ने, इसको बॉर्डर किया होना चाहिए मीजोडर्म ने। किसने बॉर्डर किया होना चाहिए, मीजोडर्म ने। तब मैं इस वाली खाली जगह को क्या बोलूंगी, तब मैं इसको बोलूंगी सीलोम। क्या बोलूंगी मैं तब इसको, सीलोम। तो आपको सीलोम कैसे ही लर्न रखना है, बॉडी कैविटी होती है बट लाइंड बाय, लाइंड बॉर्डर को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में हमारे, लाइंड बाय मीजोडर्म। तो मीजोडर्म की सेल्स ने अगर लाइनिंग करके रखी है तो हम इसको बोलेंगे सीलोम। चलिए तो फिर देखते हैं सीलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो रहे हैं। उसके पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप खुद ही सोच लो, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या कभी भी सीलोम का कंसेप्ट आएगा। क्या पूछा मैंने, डिप्लोप्लास्टिक जिनमें 2 जर्म लेयर्स हैं, क्या उनमें कभी भी सीलोम का कंसेप्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मीजोडर्म ही नहीं है। और सीलोम की डेफिनेशन ही होती है कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। तो मतलब कि जो सीलोम का कंसेप्ट है वो स्टार्ट ही होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से, और मतलब कि प्लैटीहेल्मिन्थ से।
प्लैटीहेल्मिन्थ्स वो फाइलम है जहां से किसका कंसेप्ट स्टार्ट होगा, सीलोम का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। उसके पहले जो बच गए कौन कौन, पॉरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा एंड नाइडेरिया, सीलोन्ट्रेटा या नाइडेरिया और टीरोफोरा। इसमें सीलोम का कंसेप्ट आएगा ही नहीं बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। और सीलोम का कंसेप्ट किससे स्टार्ट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि जो सीलोम की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ कैविटी, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो बॉडी कैविटी है लाइंड बाय मेसोडर्म, सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो जो हमारा बॉडी वॉल होता है और जो हमारा जीआईटी का गट वॉल होता है, ठीक है ना, उसके बीच में हमको देखने को मिलता है, गट वॉल्स होता है उसके बीच में हमें देखने को मिलता है सीलोम, ठीक है। सीलोम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल, सेपरेशन का काम कर रहा है बिकॉज खाली स्पेस है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीलोम एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप। अब हमको यहाँ से क्या समझ में आया था, सीलोम का कंसेप्ट किससे स्टार्ट हुआ था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 3 लेयर होने वाली है। अब सीलोम कैसा है, वो जो खाली जगह है, वो कैविटी है, वो कैसी है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप। पहले होते हैं एसीलोमेट, दूसरे होते हैं सूडोसीलोमेट, तीसरे होते हैं सीलोमेट। पहला कौन सा हो गया, एसीलोमेट, दूसरा कौन सा हो गया, सूडोसीलोमेट एंड तीसरा हो गया सीलोमेट। तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म की, तो एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म में स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स दैट इज पैरेन्काइमा। तो आपको ये समझ में आया, ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो बीच वाली लेयर है ना मेसोडर्म, ये जो रेड कलर की है, ये डिवाइड ही नहीं हुई, यहाँ इसने कोई कैविटी खाली जगह बनाई। आप बोलोगे ये है ना खाली जगह मैम, ये वाली, बट ये खाली जगह जो क्या ये मेसोडर्म से लाइनिंग है, नो, इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म, दिस इज नॉट सीलोम। अगर यहाँ बीच में कोई कैविटी क्रिएट होती जिसको मेसोडर्म ने लाइन किया होता, वो कहलाता सीलोम, जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे बात समझ में, तो ये हम इस कंडीशन को बोलते हैं एसीलोमेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एसीलोमेट कंडीशन। और एसीलोमेट होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स। एसीलोमेट के एग्जांपल में आपको कौन याद रखना है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। पॉरीफेरा नहीं होगा बिकॉज पॉरीफेरा में जर्म लेयर होता ही नहीं है। डिप्लोप्लास्टिक में हम बात ही नहीं कर सकते सीलोम की। तो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ ट्रिप्लोप्लास्टिक से। पहला ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन था, प्लैटीहेल्मिन्थ्स था। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थ्स सीलोम के बेसिस पे कैसा होता है, एसीलोमेट। तो वहां पे क्या आप लिखोगे, मेसोडर्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड। मेसोडर्म ने कोई भी कैविटी वहां पे क्रिएट करी ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एसीलोमेट। क्या बोल देते हैं, एसीलोमेट। आगे देखते हैं सूडोसीलोमेट। क्या देखते हैं, सूडोसीलोमेट। अब सूडो वर्ड का मीनिंग ये होता है फॉल्स। सूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। मतलब एक्चुअल में सीलोम है नहीं, लेकिन कोशिश करी गई कुछ चीज दिखाने की जो सीलोम जैसी दिखती हो। क्या बोला मैंने, एक्चुअल में नहीं है वहां पे कोई कैविटी, लेकिन कोशिश करी गई कि हम दिखा देते हैं सीलोम है। तो अब ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या हुआ, ये हो गई एंडोडर्म और ये हो गई एक्टोडर्म। अब बीच में जो मेसोडर्म थी ना, ये पाउचेस के फॉर्म में आ गई। देखो आप, आ गई पाउच के फॉर्म में, छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउच बन गए। प्रॉपर कोई कैविटी को लाइन नहीं करा, लेकिन छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म आ गई। तो सीडोसीलोमेट क्या कंडीशन होती है, जिसमें मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म इज इन फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में मेसोडर्म यहाँ पर रहती है। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एसके हेल्मिन्थ्स। क्या एग्जाम्पल होता है इसका, एसके हेल्मिन्थ्स। तो अब ये हो गया सूडोसीलोमेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीलोमेट, जिन्हें बोलते हैं ट्रू सीलोम। तो हेयर सीलोम अराइजेस फ्रॉम मेसोडर्म। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, आप देख रहे हो मेसोडर्म जो है वो एक्चुअल में स्प्लिट हुई है और उसके बीच में यहाँ पे कैविटी है। यहाँ पे भी वो मेसोडर्म से लाइंड है और इस साइड पे भी वो मेसोडर्म से लाइन है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू सीलोम। क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम। और ये किसमें होता है, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। एनेलिडा टू कॉर्डेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्चुअल में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है और उसमें क्या कंडीशन होती है, मेसोडर्म जो होती है वो एक्चुअल में एक कैविटी क्रिएट करती है लाइन बाय इट। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सीलोम। कुछ हम डायग्राम्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो एसीलोमेट कंडीशन है। तो एसीलोमेट कंडीशन में पिंक कलर की जो लेयर है दिस इज एंडोडर्म एंड ब्लू कलर की लेयर इज एक्टोडर्म। बीच में आपको कोई भी कैविटी नहीं दिख रही, तो एसीलोमेट कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद करते हैं सूडोसीलोमेट की। तो सूडोसीलोमेट में क्या हो रहा है, बाहर एक ब्लू लेयर, अंदर एक पिंक लेयर, बट यहाँ पे सिर्फ स्कैटर्ड पाउच है, एक्चुअल में सीलोम नहीं है।
लास्ट वाली कंडीशन देखिए ट्रू सीलोम की, तो ट्रू सीलोम में आप देख पा रहे हैं जो बीच में येलो लेयर है वो एक्चुअल में डिवाइड हुई है और उसने एक कैविटी क्रिएट की है, दिस कैविटी इज नोन एज सीलोम। तो ये है एक एक्चुअल सीलोम। और देख लेते हैं कुछ, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे बॉडी प्लेन्स ऑफ बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब क्या हो रहा है कि अगर हम एसीलोमेट की बात करें तो जनरली वो फ्लैट होते हैं, सीडोसिलोमेट एंड सीलोमेट जनरली राउंड होते हैं। देख पा रहे हो ना आप, राउंड। उनका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया, उनकी बॉडी को इस प्लेन में कट कर दिया है और उनका क्रॉस सेक्शन दिखाने की आपको कोशिश करी गई है। तो ये किसका है, एसीलोमेट का, ये किसका है, सूडोसिलोमेट का, और ये किसका है, ये है हमारा ट्रू सीलोम वालों का, दैट इज सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि ये सीलोम बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला के बाद एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। क्या बोलते हैं जिस कंडीशन को, ब्लास्ट्यूला। ब्लास्टूला के बाद होता है गैस्ट्रूलेशन और स्टेज बनती है गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला वाली स्टेज में ये सेल्स अरेंज हो जाती हैं किस तरीके से, आउटर लेयर में, इनर लेयर में, और बीच में कुछ सेल्स आ जाती हैं। तो आउटर लेयर को बोल देते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को बोल देते हैं मेसोडर्म, और इनर सेल की लेयर्स को बोल देते हैं एंडोडर्म। सेल्स इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेती हैं। आगे अब हम देखते हैं अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है, जो है मेटामेरिज्म। क्या है, जो कि मेटामेरिज्म। अब क्या होता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का सिंपली मतलब होता है बॉडी सेगमेंट्स। क्या मतलब होता है, सिंपल बॉडी सेगमेंट्स, की बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में है कि बॉडी कंटिन्यूअस है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका समझने के लिए होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हो गया, तो अगर आप अर्थवॉर्म को देखें तो उसकी बॉडी बहुत ही वेल डिफरेंशिएटेड तरीके से सेगमेंट्स में डिमार्केटेड होती है। तो क्या होता है, इट इज द फेनोमेना इन विच द बॉडी और ऑर्गन्स इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स, दैट इज मेटामर्स। तो अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि आप ये नहीं बोलोगे मेटामेरिज्म सिर्फ एक्सटर्नल मिलता है, बाहर से हमको सेगमेंट्स दिख रहे हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसमें इंटरनली अंदर से उनके बॉडी ऑर्गन सेगमेंट्स के फॉर्म में हो। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन सेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। ये सेगमेंट्स को मेटामर्स बोल देते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या याद रख लो, एग्जाम्पल याद रख लो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जिससे कॉकरोच, इंसेक्ट वगैरह बिलोंग करते हैं ना, आर्थ्रोपोड वो वाला फाइलम होता है। ओके तो किस किस में हमें देखने को मिलता है मेटामेरिज्म, एनेलिडा में एंड आर्थ्रोपोडा में। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी होती है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो मेटामेरिज्म हम कैसे बोलेंगे, जैसे एनेलिडा पढ़ेंगे तो मैं जब एनेलिडा पढ़ाऊंगी तो आपको मैं सिंपली बोलूंगी बेटा उसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। तब आपने ये नहीं सोचोगे कि मैम आपकी मेटामेरिज्म क्या है, वहां मैं आप दोबारा से नहीं बताऊंगी। यहाँ मैंने आपको समझाया कि मेटामेरिज्म क्या होता है। तो मेटामेरिज्म आपको लर्न रखना है कि जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ओके चलिए आगे देख लीजिए डायग्राम्स कुछ। एनेलिडा है, ये बहुत ही क्लियर कट दिखते हैं इसमें आपको, हमको सेगमेंट्स। आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच में भी हमें क्लियरली दिखते हैं, वैसे कॉकरोच नहीं है, प्रॉन है। एंड देन कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स में भी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो कॉर्डेटा भी आप लर्न रखेंगे मेटामेरिज्म में। तो एग्जांपल आप याद रख लीजिए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, जिनमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं नोटोकॉर्ड। क्या देखते हैं, नोटोकॉर्ड। अब आप बोलोगे मैम नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपका ब्रेन है ना, उसके बाद कंटिन्यूएट हुआ है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जिस स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुई है वो होता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, इट इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड सपोर्टिंग रॉड फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। अब क्या होता है, जब हम एम्ब्रियो से जाइगोट से डेवलप होकर एक पूरा अडल्ट बने हैं उस स्टेज में जो इनिशियली बनता है वो बनता है नोटोकॉर्ड। एक स्ट्रक्चर बनता है कंटिन्यूस रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बैक को सपोर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज विदाउट नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड है या नोटोकॉर्ड नहीं है, आप समझ लीजिए नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है, सिंपल एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन के बाद बैक वाले पोर्शन में कंटिन्यू हो जाता है। अब अगर ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको बोल दिया जाता है कॉर्डेट। जो 11th नंबर का फाइलम होता है तो वो क्या है, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और जो हमारे हेमिकॉर्डेटा से पहले वाले इकाइनोडर्मेटा तक है, इकाइनोडर्मेटा को बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। आगे आपको बात समझ, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्म से डराइव एक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट में हेल्प करता है, कंटिन्यूस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये
डेवलप होता है। ये वाला डायग्राम देख लो, इसमें आपको बहुत ही क्लियर कट ये जो एक बैक में कंटिन्यूस स्ट्रक्चर इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट तक दिख रहा है ना, ये जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है दिस इज नोटोकॉर्ड। क्या है ये? नोटोकॉर्ड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। अब ये डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम एनिमल की। ठीक है, किंगडम एनिमल की। किंगडम एनिमल में जो फर्स्ट की लगाई, फर्स्ट बेसिस यूज किया, वो हमने किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल थे, और कौन कौन से लेवल थे? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेल्यूलर लेवल वाले और इनको अलग करा, जब हमने ये वाली क्यू यूज करी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली, तो सेल्यूलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म आ गए और टिश्यू ऑर्गन और ये वाले ऑर्गेनिज्म आ गए। अब सेकेंड हमने इसमें क्लासिफिकेशन लगाया, क्या लगाया? सिमेट्री। क्या लगाया इसमें हमने? सिमेट्री। तो जो सेल्यूलर थे वो कैसे थे? मोस्टली एसिमेट्रिकल थे, और जो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले थे उसमें दो कंडीशन हो सकती थी, या तो वो रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते थे या तो वो बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकते थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमने थर्ड वाली की लगाई, जिसको हम बोल रहे हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। थर्ड बेसिस हमने क्या यूज करा? बॉडी कैविटी या सीलोम। तो जो एसिमेट्रिकल थे उनमें देखा गया कि सीलोम भी नहीं था। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे दो सिमेट्री की कंडीशन थी, तो उसमें से जो रेडियल सिमेट्रिकल थे, या मतलब कि कौन कौन? सीलोनट्रेटा और टीनोफोरा, उनमें देखा गया कि सीलोम नहीं है। और जो बायलैटरल सिमेट्रिकल वाले थे उसमें देखा गया कि तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो एसिलोमेट हो सकते हैं, या तो वो सूडोसिलोमेट हो सकते हैं, और या तो वो सीलोमेट्स हो सकते हैं। ओके, तो अब इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया कि मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल सिमेट्री नहीं है, सीलोम नहीं है, वो बन गया सबसे पहला फाइलम, जिसका नाम है पॉरीफेरा। क्या बन गया? सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा। दूसरा जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री एसिलोमेट, तो कौन कौन बन गए? सीलोनट्रेटा बन गए और हमारे टीनोफोरा बन गए। ये देख लो, सीलोनट्रेटा एंड टीनोफोरा। आगे बात समझ। अब तीसरे आओ बायलैटरल। यहाँ पे बात करें तो टिश्यू ऑर्गन लेवल सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है लेकिन एसिलोमेट है, तो बन गया प्लैटीहेल्मिन्थ्स। उसके बाद में सूडोसिलोमेट है तो बन गया एस्केहेल्मिन्थ्स। और उसके बाद में देखा कि अगर सीलोमेट है तो बाकी सारे फाइलम डेवलप हुए, जिसमें था एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट होती है? याद रखना है नोटोकॉर्ड, और उसके ऊपर वाले जो होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, यहाँ तक अप टू इकाइनोडर्मेटा क्या है? अप टू इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स है, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स है, और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेट्स के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है कि सबसे पहले कौन सी की यूज करी गई? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूज करी गई सिमेट्री, और फिर यूज करी गई बॉडी कैविटी और सीलोम वाली कंडीशन को यूज करा गया। तो दैट इज एवरीथिंग अबाउट डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये जो चार्ट है ये एनसीईआरटी का चार्ट है, और मैं आपको ये चार्ट जब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको इस पूरे 11 फाइलम की डिटेल स्टडी करा दूंगी। फिर लास्ट में हम एक कवर अप स्टडी करेंगे जिसमें हम ये वाले चार्ट को पूरे तरीके से अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, कैसे एनिमल किंगडम को 11 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आपको अपने डाउट्स फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।